ठीक है। तो कल कल हमने क्या क्या कवर कर लिया था? कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन, जिसमें से रिबन बताना है, और पोलर पैटर्न्स का स्टार्ट किया था। आपने बताया था कार्डियोइड, सुपर कार्डियोइड, ओमनी डायरेक्शनल, फिगर एट। ठीक है। और आज आपने कहा था माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग करेंगे हम, और उसकी स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। और पोलर पैटर्न्स में हमने अभी ज़्यादा नहीं जाना है ना, हाँ, सिर्फ 3 बेसिक ही आपने देखे हैं। बताए थे। ठीक है। ठीक है, तो पहले एक बार पोलर पैटर्न्स क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ये बेसिकली डायरेक्शंस हैं। ठीक जब हम रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग माइक्रोफोन्स में ऑप्शंस होते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन से रिकॉर्डिंग करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं पोलर पैटर्न्स। दिख रहा है सबको? ठीक है। तो अलग अलग पोलर पैटर्न्स के अलग अलग काम हैं, ठीक है ना। और कुछ माइक्रोफोन्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पोलर पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें सिंगल होते हैं। ठीक है। जो स्टूडियो माइक्रोफोन्स होते हैं, यानी कि जो स्टूडियो कंडेंसर माइक्रोफोन्स होते हैं, उनमें वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं पोलर पैटर्न्स की। ठीक है, जैसे हमारे पास जो NT2A है, उसके अंदर भी 3 ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने। NT2A रोड NT2A अभी नहीं है, जो हम अच्छा, लोगों ने देखा है। ओके। चल नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में देखा था हमने उसमें। ठीक है। एंड अब कुछ ऐसे डायनेमिक माइक्रोफोन्स भी हैं जिनमें ऑप्शंस भी आते हैं, बट जनरली सिंगल ही रहते हैं। ठीक है। तो एक बार पोलर पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं कि इनमें होता क्या है, कैसे ये काम करते हैं, अलग अलग में क्या क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि ये एम्प्टी है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा होता है वो है ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि पहला पैटर्न है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल क्या करता है, चारों तरफ से, सराउंड से साउंड को कैच करता है। ठीक है। कैप्चर साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कोई डाउट हो तो पूछते जाना साथ में। ये तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोफोन है इस पोजीशन में, एंड उसका अगर हमने पोलर पैटर्न, हमने ओमनी डायरेक्शनल वो माइक्रोफोन है, तो वो आपको पूरी तरफ से साउंड को कैप्चर करेगा। यानी कि हम एक ग्रुप डिस्कशन अगर हमें करना है, जहाँ पे सराउंड में इधर उधर लोग बैठे हैं, तो हम एक सेंटर में माइक्रोफोन रख सकते हैं, एंड उसका ओमनी डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होगा, तो वो सारे सराउंड से साउंड्स को कैच करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक है। वो यानी कि किसी भी एंगल से, कहीं से भी, किसी भी तरह के साउंड को अवॉइड नहीं करेगा। और अगर सब लोग इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो वो इक्वल साउंड ही कैप्चर करेगा। अगर आगे पीछे हुआ तो फिर उस हिसाब से, मतलब वो बेसिकली आपको सराउंड ही फील रहेगा। जो हमारा फ्रंट रहेगा, जो हमारा, अगर देखो जो सराउंड माइक्स हैं, ओमनी डायरेक्शनल माइक है, तो बेसिकली डायफ्राम कैसा डिज़ाइंड है उस पर मैटर करता है। अगर मेरे पास ये माइक्रोफोन है एंड इसका डायफ्राम यहाँ है, यानी कि फ्रंट यहाँ है, ठीक है, एंड देन मैंने इसको ओमनी डायरेक्शनल में किया है, तो अब मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने उसको सराउंड माइक बना दिया है। ठीक है। अब मैंने सेंटर में रखा उसको, तो जो भी, यानी कि जो सेंसिटिविटी है, जो भी डायफ्राम के आसपास है, उनकी सेंसिटिविटी कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि वो डायफ्राम के ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में है, तो उससे क्या होगा, डायफ्राम के पास क्या जा रहा है, ज़्यादा क्वालिटी आएगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज आएंगी, तो बेसिकली जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा कैच कर रहा है, एंड देन बाकी जो है वो पूरा सराउंड की तरह आपको दिखाएगा। इसका सबसे इजी एग्जांपल है हमारे जैसे ईयर्स हैं। अब ईयर्स, अब जैसे आपके कानों के पास मैं बोलूँगा, तो एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास मैं बोल रहा हूँ, तो आपके ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे साउंड को लेके, है ना, तो आप अच्छे से क्लियर सुन पाओगे। बट मैं अगर आपके पीछे चले जाऊँ, ऑब्वियसली आपके कान तो साइड में लगे हैं, है ना, पीछे से दूर से बोलूँ तो आपको फील होता है कि ये यहाँ से बोल रहा है ना। तो यानी कि अलग अलग एरिया की जो सेंसिटिविटी है आपके एयर, उस तरह से ये ट्रीट करेंगे ओमनी डायरेक्शनल में। ठीक है। अब जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, जो ज़्यादातर माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है, और हमारे केसेस में कार्डियोइड पैटर्न बहुत चलता है। कार्डियोइड पैटर्न क्या करता है, ये एक काइंड ऑफ हार्ट शेप में रहता है। ठीक है। इसका क्या काम है, ये अब जैसे ये माइक्रोफोन है मेरे पास, ठीक है, यानी कि ये एक माइक्रोफोन है, ये कार्डियोइड शेप में है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक ऐसे हार्ट शेप बना रहा है, ठीक है ना, इस शेप में ये है, तो इसके जो बैक, यानी कि जो पीछे का एरिया है, ये सारा अवॉइड करेगा। इसका जो फ्रंट है, यानी कि ये पोर्शन, ये इसको इस पैटर्न में कैप्चर करेगा। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में है, तो इनकी डिटेलिंग और ज़्यादा अच्छी होती है ओमनी डायरेक्शनल या फिर सब कार्डियोइड के
कंपैरिजन में। अब सब कार्डियोइड क्या है, सब कार्डियोइड भी काइंड ऑफ ओमनी डायरेक्शनल की तरह काम करता है, बट ये जो बैक पोर्शन है उसको ज़्यादा बैक में नहीं जाके एक मिड तक ही रहता है। फ्रंट और साइड्स, हाँ, लेकिन फ्रंट्स पीछे का प्रॉपर कवर करता है, देन एक सर्कल लेता है, लेता है। बट ओमनी डायरेक्शनल एक पूरा सर्कल बड़े सर्कल में है। वो एक एंड हाँ, ये आपका जो बैक साइड है इसको अवॉइड बैक करता है, साइड को अवॉइड करता ठीक है। एंड कार्डियोइड में क्या करता है, ये कम्प्लीटली अवॉइड करता है, बस कुछ पोर्शंस बैक के लेता है एंड फ्रंट के पूरे। फ्रंट के लिए। क्लियर है? ठीक है। अब जो सुपर कार्डियोइड का केस है, जैसे कि ये, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका जो कार्डियोइड के केस में है यानी कि फ्रंट का वो पोर्शन तो ये पूरा ले ही रहा है, उसके साथ साथ सुपर कार्डियोइड में क्या हो रहा है, जो पीछे का पोर्शन यानी कि बैक का जो एक नैरो पोर्शन है उसको भी ये कैप्चर कर रहा है। यानी कि अब इस केस में ये सुपर कार्डियोइड माइक नहीं है, ये कार्डियोइड माइक है, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये सुपर कार्डियोइड माइक होता तो ये किस तरह से रिएक्ट करता कि एक इस पैटर्न में आ रहा है हमारा सुपर कार्डियोइड, इस पैटर्न में ये इस एरिया को पूरा कैप्चर कर रहा है अच्छे से, एंड देन इतने एरिया को, नैरो एरिया को पीछे से कैप्चर करेगा, यानी कि इस साइड और इस साइड के साउंड को ये अवॉइड करेगा, ठीक है। यहाँ के पोर्शन को ये पूरा कैप्चर करेगा और पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका जो डिटेलिंग है वो पीछे का भी अगर कोई साउंड आएगा तो ये उसको अवॉइड नहीं करेगा, ये उसको भी कैप्चर करेगा, ठीक है। बट इन सब केसेस में डायफ्राम बहुत मैटर करता है कि अगर मेरे फ्रंट में डायफ्राम है तो ऑब्वियसली वो उस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा, एंड देन उसके जो पीछे के साउंड है वो उसी तरह से ट्रीट करेगा कि ये बैक साउंड है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट केस है वो है हाइपर कार्डियोइड। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्डियोइड की तरह फ्रंट का पूरा एज इट इज़ वैसे ही ये ले रहा है, कैप्चर कर रहा है, ठीक है। बट पीछे जैसे सुपर कार्डियोइड में थोड़ा नैरो था, हाइपर में थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, और तो यानी कि जो बैक साइड है वो थोड़ा और ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। और फ्रंट का है वो एज इट इज़ जैसे कार्डियोइड के केस में था, सुपर कार्डियोइड के केसेस में था, एंड हाइपर कार्डियोइड के केसेस में भी सेम ही है ऑलमोस्ट, पूरा फ्रंट से उतना ही आएगा साउंड, बट बैक में अगर कोई है तो वो उसको भी अवॉइड नहीं करेगा, उसको भी कैप्चर करेगा काफ़ी एरिया तक, बट पूरा एज इट इज़ जैसे फ्रंट में है वैसे ही वो बैक में पोर्शंस में नहीं कैच करेगा। वो केस में वो कहाँ कैच करेगा, वो फिगर 8 में करेगा। इसमें जैसा फ्रंट में ये कैच कर रहा है वैसे ही ये एग्जैक्ट उतने ही पोर्शन में बैक में भी ये कैच करेगा। अगर कोई साइड में बैठा होगा तो वो बिल्कुल वो उनको अवॉइड करेगा, टोटली, ठीक है। उस केस में ओमनी काम करेगा, यानी कि अब ये सिचुएशंस हैं का, देखो फिगर 8 का क्लियर हो गया। हाँ, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके फ्रंट में भी ले रहा है, एंड जो बैक का पोर्शन है उसको भी पूरी तरह से कैप्चर कर रहा है, बट साइड्स जो है आपकी लेफ्ट एंड राइट उनको अवॉइड करेगा सीधी तरीके से, यानी कि इसका फोकस कहाँ है, फ्रंट एंड बैक में इक्वली, ठीक है ना। अब इस शॉटगन को हम बाद में समझेंगे, पहले इनकी कंडीशंस एक बार समझते हैं कि इन कंडीशंस में कैसे हमें काम करना है। जैसे मैंने बताया ओमनी डायरेक्शनल आपको तभी यूज़ करना है जब अगर आपको सिर्फ सिंगल रिकॉर्डिंग करना है, सिर्फ एक बंदे की रिकॉर्डिंग करनी है, और आपके पास ऑप्शंस हैं ओमनी डायरेक्शनल एंड कार्डियोइड और फिगर 8, तो आप किस पे जाओगे, कार्डियोइड पे जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही साउंड सोर्स है जो फ्रंट से हमें रिकॉर्ड करना है। अगर हमने ओमनी डायरेक्शनल इसमें यूज़ करेंगे तो इसका ड्रॉबैक क्या आ जाएगा कि ओमनी डायरेक्शनल जो सराउंड जो नॉइसेस भी होंगी, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी स्प्रेड होगी, है ना। ओमनी डायरेक्शनल में सेंसिटिविटी स्प्रेड होगी, पूरे 360 ये पूरा लेगा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि हर तरह की फिर नॉइज़ भी आएगी, एंड जो एक डिटेलिंग है, जो एक टाइटनेस है साउंड की, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो गया, ओमनी डायरेक्शनल से जो हमारे रूम का एक फील है, जो रूम का रिफ्लेक्शंस होंगे, टोन्स होंगे, इन सब को वो ज़्यादा कैप्चर करेगा। फिर इस केस में हमारे पास जो हमारा साउंड होगा वो उसकी टाइटनेस कम होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक ही सोर्स है क्योंकि, तो उसको हम जितना पॉसिबल अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकें, उतने ही एरिया को बिना किसी रूम के इन्वॉल्वमेंट के वो हमें करना है। तो हमें क्या यूज़ करना होगा, कार्डियोइड। ये वाला जो है इसका पैटर्न क्या है जो हम इसका कार्डियोइड ही है, कार्डियोइड है, ओके। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट 57 है उसका भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है हमें कि हमें कार्डियोइड पैटर्न यूज़ करना है, वो सिर्फ फ्रंट में फोकस कर रहा है, एंड जो बैक है एंड जो पीछे का जितना भी एरिया है मेजोरिटी उसको अवॉइड करेगा। तो ऑब्वियसली जो फ्रंट में साउंड है उसका सारा फोकस वहाँ पर है, और हमें जो रिकॉर्ड करना है वो फ्रंट के साउंड को ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स है वो कार्डियोइड ज़्यादा होते हैं स्टूडियोज़ में, बता रहा हूँ। देखो कंडेंसर माइक्रोफोन्स जो स्टूडियो माइक्रोफोन्स होते हैं उसमें ऑप्शंस भी होते हैं कार्डियोइड का। जैसे हमारे पास जो NT2 है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है कार्डियोइड का, एक है ओमनी डायरेक्शनल, एक है फिगर 8।
यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अब इन तीनों को अगर मैं मान लो मेरे को एक प्रॉपर वोकल रिकॉर्ड करनी है, मैंने अपना एक सॉन्ग बनाया उसके लिए मेरे को वोकल रिकॉर्ड्स करने हैं, तो अगर मैं ओमनी डायरेक्शनल में रिकॉर्ड करूँगा तो इस केस में जो मेरा साउंड होगा ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड सा साउंड करेगा, यानी कि बहुत फैला हुआ, और क्योंकि फ्रंट से भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो और जो आपके कुछ रिफ्लेक्शंस है, जो रूम की अपनी इन्वॉल्वमेंट है, वो बैक से भी आएंगी। तो क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा जो उसकी रेंज आएगी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई आएगी। तो ये हमें इस तरह का कुछ नहीं करना है, ये आप कर सकते हो जब आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बट अगर हमारा रूम पूरा एकॉस्टिकली ट्रीटेड है अच्छा खासा, तब भी रिफ्लेक्शंस रिकॉर्ड होंगे? रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगे, रिफ्लेक्शंस की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ देखो, अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जितना मैं आपके क्लोज हूँ मेरे टोन डिफरेंट है, जितना मैं दूर जाता जाऊँगा मेरी टोन डिफरेंट होती जाएगी, है ना। तो जैसे ही मैंने माइक्रोफोन के जो पोलर पैटर्न है उसको स्प्रेड कर दिया, तो वो उसका फोकस कहाँ है, उसका फोकस है सारे डायरेक्शन के साउंड को कैप्चर करने के लिए। एक बार हम ये हमारा जो NT2 है माइक है, इसमें हम करके भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या वो डिफरेंस हम लोग फील कर पा रहे हैं। बेसिकली बोलने का क्या मतलब है इन सिंपल वर्ड्स कि जो वोकल की टाइटनेस है वो थोड़ी वीक हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड होकर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे रूम एकॉस्टिकली ट्रीटेड हो या ना हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप देखो ना, आप यानी कि आपने स्पेस बढ़ा दिया माइक का, स्पेस बढ़ाओगे तो उसकी टाइटनेस ऑब्वियसली कम होगी ना, जितना ज़्यादा कम स्पेस उतनी ज़्यादा टाइटनेस। तो ये है कार्डियोड के केस में क्या है कि टाइटनेस हमें बहुत अच्छे से मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने जो भी फालतू का अपोर्शन था पीछे का वो हमने अवॉइड कर दिया, हमारा सारा फोकस है फ्रंट के साउंड को कैप्चर करने के लिए। तो इस केस में ये पीछे का इसका फोकस वो नहीं होगा, इसका फोकस होगा जो फ्रंट से साउंड है उसको हम ले। तो इसका मतलब जो मिनिमम जो भी साउंड्स, जो भी फालतू के साउंड्स होंगे इधर उधर, उसको ये अवॉइड करेगा। जो भी एक रूम का जो मैंने बताया स्प्रेड हो जाता है, वो सारी टाइटनेस प्रॉपर इसमें रिकॉर्ड होगी, ठीक है। एंड फिगर 8 के केस में जैसे हमारे पास जो माइक में एक फिगर 8 का भी ऑप्शन है, ये आप तभी यूज़ करोगे जब आपको मान लो कि कोई डिस्कशन रिकॉर्ड करना हो, या फिर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आपको करनी है जहाँ पे हम 2 लोग बैठे हैं आमने और सामने, एक नॉर्मल डिस्कशन चल रही है, आप बोल रहे हो फ्रंट से, वो बोल रहा है बैक से, तो हम एक सेंटर में माइक रखेंगे एंड देन हम फिगर 8 के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमें कुछ कोरस रिकॉर्ड करना है, तो हम एक साथ टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक को हमने पीछे खड़ा कर दिया, एक को हमने आगे खड़ा कर दिया फ्रंट में माइक के, ठीक है। अब वो आप देखना है आपको सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली, यानी कि मान लो एक इंसान है, एक सिंगर है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, यानी कि उसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा हैवी एंड लाउड है, एक है जिसका टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो फ्रंट में है हम सॉफ्ट वाले को खड़ा करेंगे, एंड जो लाउड एंड जिसका टेक्सचर थोड़ा हैवी है उसको हम बैक में भेज सकते हैं। क्योंकि अगर उसको हमने फ्रंट में खड़ा कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा पोर्शन ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड एंड बहुत ज़्यादा उसका टेक्सचर जो है हैवी है, ठीक है ना। इससे मतलब एक ये डाउट हुआ, जैसे अगर हम कभी मान लो एक टाइम पे सोनू निगम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर दूसरा टाइम है सुखविंदर सिंह का, तो ये वही चीज़ होगी क्योंकि उनका टेक्सचर सॉफ्ट हुआ, सुखविंदर सिंह की तो आवाज़ ही नहीं, अलग अलग आप रिकॉर्ड कर रहे हो दोनों को तो दोनों अलग अलग रिकॉर्डिंग में तो आप ऑब्वियसली कार्डियोड ही यूज़ करोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि आप उल्टा माइक करके फिगर 8 में रिकॉर्ड करोगे, दोनों को एक साथ। देखो हाँ, अगर टेक्सचर आपको रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, जनरली जो कोरस भी रिकॉर्ड होता है सॉन्ग्स में, वो भी सिंगल रिकॉर्ड होता है। मान लो मैं 6 लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मान लो 6 लोगों का मैं कोरस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मेरे पास माइक्रोफोन सिर्फ एक ही है, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो साउंड है ना वो सराउंड मतलब साथ में आए सारे साउंड एक साथ। मैं नेचुरल वाइब चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब एक एक करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आर्टिफिशियली जा रहा हूँ, मैं नेचुरल चीज़ मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चर्च में एक जो क्वायर्स होते हैं, कोरस होते हैं, वो एक ग्रुप पे गाते हैं, तो उन ग्रुप वो एक फ्लेवर है अलग, जो मेरे को अलग अलग रिकॉर्डिंग करने पे कितना भी मैं अच्छा कर लूँ वो चीज़ नहीं आएगी, वो जो ह्यूमन एरर्स हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर्स भी कहीं ना कहीं एक फ्लेवर ऐड करते हैं, अच्छा साउंड कराते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अपने माइक को ओमनी डायरेक्शन में सेट करूँगा एंड एक सराउंड बना दूंगा अपने माइक के। जैसे 6 लोग हैं, 2 इधर, एक इधर एंड 2 बैक में, यानी कि 2 फ्रंट में, 2 बैक में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, ऐसे करके मैंने सराउंड बना दिया। अब ये आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस है कि आप उनके जो टेक्सचर है, उन लोग सबके ऑब्वियसली सिंगर्स के डिफरेंट भी टेक्सचर होंगे, कोरस में तभी मजा आएगा कि डिफरेंट आवाज़ें एक साथ आ रही हैं। तो इस केस में आपको क्या जज करना है कि यार जिसकी आपको लग रहा है कि जिसकी आवाज़ ज़्यादा हैवी है या ज़्यादा एग्रेसिव है,
उसको आप थोड़ा सा फ्रंट से साइड कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी लाउड में रहेगा ही रहेगा। बट अगर किसी की आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, मान लो कोई सॉफ्ट वे में, जैसे मान लो मैंने 6 अलग 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 पैटर्न बना दिए कि तुम जो है लोज में गाना, तुम लोज में गाना, तुम हाइज में गाना, तुम फॉल्स में लेना, इस तरह के मैंने मान लो पैटर्न्स बना दिए अलग अलग। या किसी की मैंने पैटर्न्स ना भी बनाए, मैंने 6 लोग अलग अलग सेलेक्ट किए हैं, सबका अपना अपना टेक्सचर है। मैं सॉफ्ट गा रहा हूँ, सामने वाला बहुत हार्ड गा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पोर्टन जो हमारा जो पैटर्न है उसका जो हमारा जो माइक का जो फ्रंट है उस पर क्या करना है, हमें सॉफ्ट को रखो एंड उस अकॉर्डिंगली एक एक वो बनाओ, ग्रुप को ऐसे स्टैंड कराओ अलग 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 पोजीशन में कि वो नेचुरली जो हमारा माइक रिकॉर्डिंग हो, यानी कि कोई भी किसी दूसरे के साउंड को किल ना करे। समझ में आ रहा है? साइलेंट कर दो। कोई भी किसी के साउंड को किल ना करे, सिंपल सी बात है। नहीं तो इस केसेस में तुम्हें, जैसे हम ऑब्वियसली साउंड्स आएंगे एक साथ, तो माइक्रोफोन एक ही है, क्लैशेस भी होंगे, फ्रीक्वेंसीज है ना, इन सब में फिर इश्यूज आएंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी। इसीलिए हमें पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट करना होता है। मतलब हम लोग जब स्कूल में मैं गाता था तो हम 6-7 लोग होते थे, माइक एक होता था, तो वो मैम ने अब समझ में आया, वो मैम ने अलग अलग बच्चों को पोजीशंस क्यों दी थी, तुम यहीं खड़े रहो। एग्जैक्टली, पोजीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये जब हम पोजीशनिंग सीखेंगे, माइक्रोफोन की जो पोजीशनिंग सीखेंगे उसमें भी ऑब्वियसली करेंगे, बट हाँ उसमें और डिटेलिंग में समझेंगे कि जैसे मैंने बताया था कल भी कि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, कि किस डिस्टेंस से आप अपने माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो। यानी कि एक डिस्टेंस में वो माइक्रोफोन अलग ही तरह से साउंड कर सकता है, और एक दूसरे डिस्टेंस में सेम माइक्रोफोन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे डिस्टेंस को यूज़ करते हैं, और जो हमारे पोलर पैटर्न्स हैं उसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली कैसे यूज़ कर पाते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास पोलर पैटर्न यूज होंगे उतने ही ज़्यादा आप वर्सेटाइल होगे। ठीक है, जनरली हमें को स्टूडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पास कार्डियोड पैटर्न हमारा इनफ होता है, बट ऑप्शंस के लिए हमें ओमनी डायरेक्शनल फिगर 8 अगर हमारे पास है तो हम थोड़े वर्सेटाइल हैं। यानी कि हम एक टाइम पे भी, अब जस्ट इमेजिन मेरे को 6 लोगों को एक साथ रिकॉर्ड करना है, तो मेरे को कार्डियोड पैटर्न ही है मेरे माइक में, है ना। तो इस केस में हम लिमिटेड हो गए। मान लो मेरे को कोरस रिकॉर्ड करना है, तो मैं 6 लोगों को एक साथ रिकॉर्ड कर पाऊंगा? उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस पीछे करनी पड़ेगी माइक की, है ना। 6 लोगों, पहली बात तो 6 लोग एक साथ आ ही नहीं पाएंगे, कि एक लेयर में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक लेवल तक ही तो बना रहा है रेंज, उसके साइड में तो ये अवॉइड कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे इस साइड ये अवॉइड कर रहा है, इस साइड ये अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहाँ खड़ा कर पाऊंगा, एक को मान लो यहाँ खड़ा कर दिया इस पोर्शन में, एक को यहाँ खड़ा कर दिया, एक को यहाँ कर दिया, एक को यहाँ कर दिया, एक को यहाँ कर दिया, तो सब हाँ सब हाफ में मैंने बस सेट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि मेरे को ऑब्वियसली इसकी रेंज बढ़ाने के लिए माइक को थोड़ा सा डिस्टेंस में लेना होगा। जैसे मैंने डिस्टेंस में लिया, माइक की जो वो फ्रीक्वेंसीज कैच करेगा, जो भी साउंड वो कैच कर रहा है, उसका जो रिएक्शन है, यानी कि जो वो रिकॉर्ड कर रहा है, उसका जो एक्चुअल में डिटेलिंग है वो मिसिंग आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हो गया तो जो नेचुरल जो हमें जैसा चाहिए वो हमें वैसे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इस केस में फिर मेरे को वही करना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम 3 रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या 2 कर सकता हूँ, 2-3 को एक एक करके रिकॉर्ड करके 6 लोगों को अलग अलग रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, इस केस में भी फिर जो हम चाहते थे कि एक साथ 6 को रिकॉर्ड करना, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर मेरे पास एक ओमनी डायरेक्शनल का एक ऑप्शन है तो मैं ज़्यादा वर्सेटाइल हूँ, अगर सिर्फ मेरे पास कार्डियोड है तो। समझ रहे हो, ओमनी डायरेक्शन में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर मेरे को एक साथ 6 लोगों को भी रिकॉर्ड करना है, अगर मेरी डिमांड है किसी भी ट्रैक की या किसी भी तरह के रिकॉर्डिंग की, तो मैं एक साथ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को कुछ लेफ्ट एंड राइट रिकॉर्ड करना है, लाइक जैसे फ्रंट एंड बैक रिकॉर्ड करना है, नहीं जुगलबंदी भी देखो मैंने बताया ना सेपरेटली, जितना फ्रंट में आपका डायफ्राम है, डायफ्राम देखो साउंड आया, बट यहाँ तो इक्वली होगा ना, अगर मैं एक सिंगर यहाँ बैठा हूँ और एक सिंगर यहाँ बैठा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो अगर आपका फ्रंट है, डायफ्राम ऑब्वियसली फ्रंट में, ठीक है ना। मान लो हमारा माइक्रोफोन है, उसका डायफ्राम हमारा फ्रंट में है, तो क्या हो रहा है, जो साउंड वेव्स आ रही हैं, जो भी वाइब्रेशंस आ रही है, वो डायफ्राम में हिट कर रही हैं, देन डायफ्राम मूव कर रहा है, देन आगे सिग्नल भेज रहा है वो, ठीक है ना। तो डायफ्राम के जितना पास, यानी कि फ्रंट में मेरे जितना साउंड होगा वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू बैक साउंड। तो फिर हम इसको फिगर 8 बोल ही क्यों रहे हैं? फिगर 8 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम फिगर 8 नहीं करेंगे, तो अगर हमारे पास सिर्फ कार्डियोड का ऑप्शन है, अगर सिर्फ कार्डियोड का ऑप्शन है, तो इस केस में मैं बैक से, मेरे को मान लो कुछ एक डिस्कशन रिकॉर्ड करना है, मेरे को एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी है, तो मेरे को अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो,
इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बस एक पोजीशन सेंटर में सेट करनी है एंड मैं फ्रंट से बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है एंड जो मेरा बैक से साउंड आ रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये बात है। बट अगर मेरे को सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए मेरे को सिंगल कार्डियोड मेरा बेस्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। एंड हमारा इसमें जो लास्ट दे रखा है वो है शॉटगन। शॉटगन पैटर्न क्या होता है, ये बेसिकली आपको लोकेशन साउंड्स में ज़्यादा मिलता है। जैसे हमने देखा होगा शॉटगन माइक्रोफोन्स होते हैं, जैसे भी ये भी काइंड ऑफ शॉटगन माइक्रोफोन है, बट और प्रोफेशनल जब जाओगे, जैसे हमारे पास एक है ME66, उसमें वो भी और प्रोफेशनल शॉटगन माइक्रोफोन है और हैवी साउंड रिकॉर्डिंग के लिए और जैसे ये आप बता रहे थे, आप डायरेक्ट सीधा सामने हाँ, वाले ही तो इस record केस करते में ये इसका पैटर्न देखो कैसे बन रहा है। ये इसका पैटर्न कितना नैरो है, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्शनल, इन तरह के माइक्रोफोन्स को जिसमें शॉटगन होता है, शॉटगन पोलर पैटर्न होता है, उसमें हम उनको डायरेक्शनल माइक्रोफोन भी बोलते हैं, ठीक है। इन माइक्रोफोन्स की खासियत क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा ना अपने डायरेक्शन को लेके नैरो होते हैं, यानी कि एक जैसे पेंसिल माइक्रोफोन्स होते हैं, जैसे मेरे पास मान लो ये शॉटगन माइक्रोफोन है, ठीक है, तो मैं इसको जिस डायरेक्शन में सेट करूँगा, जिस भी डायरेक्शन में सेट करूँगा, ये उसी डायरेक्शन को फोकस करेगा साउंड कैप्चर करने में। यानी कि अगर इसका अगर शॉटगन पोलर पैटर्न है तो इस केस में क्या है, ये कैच कर रहा है, किस तरह के साउंड को कैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का ये है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पूरा ये ऐसे सर्कल ले रहा है, हाफ, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ सर्कल ले रहा है, ठीक है। इस केस में ये हाफ सर्कल नहीं लेगा, यानी कि अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इसका फोकस मेरे पे है, इस केस में मेरी आवाज़ तो ये लेगा, लेकिन अगर तुम भी बोलोगे तो तुम्हारी आवाज़ को भी ये काफ़ी हद तक कैप्चर करेगा, क्योंकि इसका कार्डियोड पैटर्न है। बट इस माइक्रोफोन का, क्योंकि ये शॉटगन पोलर पैटर्न में है, तो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल है। इस केस में ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा, जिस पे भी ये फोकस्ड है, ठीक है, उसको तो ये लेगा, उसको तो अच्छे से कैच करेगा ये। बट जो बाकी के उसके जो जैसे साइड्स हैं, जैसे इस केस में ये मेरे को तो कैप्चर करेगा, बट तुम बोलोगे ये तुम्हें अवॉइड करेगा, तुम बोलोगे तुम्हें अवॉइड करेगा, ठीक है। और ये इस केस में देखो फ्रंट ले रहा है एंड ये बैक को भी थोड़ा सा कंसिडर कर रहा है, जितना फ्रंट को कर रहा है उतना नहीं, यानी कि बैक में ये और नैरो हो गया है और इसकी रेंज और कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा वाइड है और इसकी रेंज थोड़ी दूर तक है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल, यूनी आना एक ही होता है ना। देखो जो डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल क्या हो गए आप कह सकते हो, बट शॉटगन थोड़ा और ज़्यादा क्लियर इससे हो जाएगा आपको कि शॉटगन बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने इसको सेट कर दिया, देन उसी डायरेक्शन के साउंड को ये कैप्चर कर रहा है, देन उसके इस साइड के साउंड को ये अवॉइड करेगा, इधर के साउंड को भी ये अवॉइड करेगा, एंड बैक के ये कुछ पोर्शन को रिकॉर्ड करेगा, बट ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं, और ज़्यादा नैरो होकर, और ज़्यादा कम पोर्शन में, ठीक है। एंड थोड़े ये लेफ्ट एंड राइट को भी कैप्चर करेगा, जैसे कि इसका डायफ्राम यहाँ है मान लो, ठीक है, तो मेरी आवाज़ को ये बहुत अच्छे से क्लियरली रिकॉर्ड करेगा। इधर से जो भी साउंड मान लो कुछ इस तरह का चल रहा है साउंड एक, ठीक है, इसको ये अवॉइड करेगा अच्छे से, ठीक है, दूर। लेकिन अगर यहाँ चल रहा है तो करेगा ये कैप्चर करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसका जो पोलर पैटर्न है वो अलाउ कर रहा है इसे इतने एरिया को कैप्चर करने के लिए। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलते हुए फ्रंट में जो भी साउंड आ रहा है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अगर उसके हल्का सा यहाँ से कुछ साउंड आता है, कुछ भी नॉइस आती है किसी भी तरह की, तो उस इंटरफेरेंस को भी ये रिकॉर्ड करेगा। बट अगर यही सेम चीज़ राइट से बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से, तो ये क्या करेगा, इसको अवॉइड करेगा, क्योंकि इतनी उसकी रेंज नहीं है। अगर यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होता तो ये चाहे दूर हो चाहे पास हो सबको कैच करता, लेकिन ऑब्वियसली दूर वाले साउंड को कम सेंसिटिव, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं तो उस सॉफ्टली रिकॉर्ड होते हैं, और जो जितना ये क्लोज होंगे उतने ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से ये रिकॉर्ड करेगा। समझ में आ रहा है? ये सिंपली हमारे कान की तरह ही रिएक्ट कर रहा है कि हमारे कान जितना दूर से आवाज़ आ रही है उतना धीरे सुनाई दे रहा है, जितना पास से आवाज़ आ रही है उतना तेज़ सुनाई देगा, उतना क्लियर सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसीज भी जितना दूर से साउंड आ रहा है उतनी फ्रीक्वेंसीज लॉस होती जाएंगी, कम क्वालिटी साउंड सुनाई देगा, और जितना पास से बोलेगा उतना ज़्यादा एक होलसम, एक फुलनेस आएगी साउंड में कि हाँ हमें एग्जैक्टली जो फ्रीक्वेंसीज में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उन फ्रीक्वेंसी को ऑलमोस्ट तुम सुन पा रहे हो। बट जितना मैं दूर जाता जाऊँगा मेरी कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी जो ऑलरेडी रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगी, कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी जो इधर उधर चली जाएंगी, और कुछ फ्रीक्वेंसीज होंगी जो सिर्फ तुम्हारे कान तक पहुँचेंगी। तो
ऑब्वियसली जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है तुम्हारे कान का वो डिफरेंट हो गया, यानी कि जब तुमने उसको कैप्चर करा वो डिफरेंट तरीके से करा, जब मैं क्लोज था तो उसको डिफरेंट तरीके से किया। तो इसी केस में है ओमनी डायरेक्शन में भी ये यही सेम चीज़ रहेगी, लेकिन ये कैप्चर, इसकी जो रेंज है कैप्चरिंग की वो बहुत दूर तक भी है। बट इस केस में ये जितना क्लोज इसके रहेगी लेफ्ट एंड राइट में साउंड, उसको तो ये कैप्चर कर लेगा, बट अगर थोड़ा दूर चले जाएंगे हम इससे तो ये उसको अवॉइड कर देगा। यानी कि इसका जो एक वो बन रहा है, यानी कि जो एक इसका स्पेस है वो काफ़ी कम है। ये ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं रिकॉर्ड करता है, ये छोटे से रेंज में रिकॉर्ड कर रहा है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं अभी तक ये सारे क्लियर हो गए? हाँ, इसको प्रैक्टिकल एक बार हो जाए तो और बढ़िया लगेगा। हाँ, इसको प्रैक्टिकल भी रिकॉर्ड करके एक बार देखेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है, इनको नोट कर लेना, इनको समझ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना बाद में भी क्लास के। अगर किसी तरह का डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये माइक्रोफोन है SM57। अब इस माइक्रोफोन में क्या है, देखो कार्डियोड पैटर्न है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली एक माइक्रोफोन जब हम लेते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में देना पड़ता है हमें लेने टाइम। बेसिकली क्या है, देखो एक माइक्रोफोन दूसरे माइक्रोफोन से डिफरेंट है ऑब्वियसली, है ना। तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे हमने बोला एक साउंड दूसरे साउंड से डिफरेंट है, तो क्यों है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके मिसिंग पॉइंट में वो डिफरेंट हो जाता है साउंड। सर पूछनी थी, ये डायफ्राम क्या है? डायफ्राम बेसिकली देखो क्या है, जैसे कान का पर्दा तुम्हारा। हाँ देखो जैसे हमारा हमने देखो एक माइक्रोफोन कैसे रहता है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना वो महंगे होंगे, तो महंगे में डायफ्राम अच्छा होगा ना उसका, बट वो है क्या? देखो ये हमारा फ्रंट है माइक का। हाँ। ये मूविंग कॉइल, अब मूविंग कॉइल क्या है, मूविंग कॉइल हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन्स को ही मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो एक बार। जनरली जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो डायनेमिक माइक्रोफोन से टर्म यूज़ होती है, बट अगर कोई मूविंग कॉइल माइक्रोफोन भी बोले तो कंफ्यूज मत होना, उसको डायनेमिक माइक ही को दूसरा नाम है ये। ठीक है, ठीक। हाँ अभी हम डायनेमिक मूविंग कॉइल यानी कि और कंडेंसर को समझेंगे, रिबन को अभी हम नहीं समझेंगे। ठीक है। अब मूविंग कॉइल में क्या हो रहा है, देखो साउंड एक यहाँ से आया, प्रोड्यूस हुआ, डायफ्राम में हिट करेगा, तो ये जो फ्रंट है हमारा, यानी कि जो साउंड कैप्चर कर रहा है, वो ऑब्वियसली जो भी वाइब्रेशंस आ रही है वो डायरेक्टली डायफ्राम में हिट हो रही हैं, देन डायफ्राम आगे सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, अच्छा। तो डायफ्राम एक तरीके से रिसीविंग पॉइंट है माइक्रोफोन का। ठीक है, सब का देखो अपना अलग अलग तरीके का डायफ्राम है। जैसे इस केस में इसकी और भी फोटो इसकी आपने एक ही करी हमने, चलो कोई बात नहीं, अभी और करनी है क्या? हो जाएंगे। यहाँ नेट नहीं चल रहा ना, यहाँ ही तो नहीं चल रहा। इसमें बता दीजिए कौन सी। देखो मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ एक बार, ये देखो। अब जैसे ये एक माइक्रोफोन की फ़ोटो है, ठीक है, अंदर के पार्ट की, ये कंडेंसर कैप्सूल है, यानी कि ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। ठीक है ना, फ्रंट जो है, जैसे मैं फ्रंट और बैक की बात करता हूँ, जैसे ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट प्लेट जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है जो हमारा फ्रंट है माइक का, वो ही हमारा डायफ्राम है। ठीक है, यही जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं उसको ये कैप्चर कर रहा है, देन मूव करते हुए आगे सिग्नल को भेज रहा है। ठीक है, अब डायफ्राम में भी क्या होता है, कुछ माइक्रोफोन्स होते हैं जो स्मॉल डायफ्राम के होते हैं, कुछ अब जैसे कंडेंसर के दो केसेस होते हैं, लिख लेना कि एक होता है हमारा स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स, एक होते हैं लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन्स। इनके अपने अपने क्वालिटीज़ हैं, कुछ कुछ इनके फ़ायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं क्या एग्जैक्टली है।
सर क्या क्या बोला था कंडेंसर माइक्रोफोन में? स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स एंड लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन्स. बेसिकली एक सेंसिटिव मेटल है जो आवाज़ सुन के उसको आगे रिकॉर्ड करके मतलब सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है. अब जो स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स होते हैं उनमें क्या होता है, अब 2 कंडेंसर माइक्रोफोन है हमारे पास. मान लो एक कंडेंसर माइक्रोफोन का हम एग्जांपल लेते हैं जो NT2A है हमारे पास. ठीक है. NT2A रोड NT2A क्या है, एक लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन है. तो जितने भी बेसिकली जितने भी स्टूडियो माइक्रोफोन्स होते हैं जो हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, जो मेन माइक्रोफोन्स होते हैं जो मेन काम के लिए, मेन रिकॉर्डिंग्स के लिए होते हैं, वो लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन्स ही होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन्स होते हैं उतने ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी को लेके, यानी कि जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी है एंड जो एक वार्मथ होती है साउंड में, एक आवाज़ में वार्मथ होती है, उसको कैप्चर करने के कैपेबल होता है लार्ज डायफ्राम. यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा डायफ्राम होगा उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी जो होगी, जो डेप्थ होगी, वो जो साउंड की डेप्थ होगी वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड होगी, वो ज़्यादा वार्मथ उसको रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. एंड स्मॉल डायफ्राम में क्या होता है, स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स जो होते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं. यानी काफ़ी रियलिस्टिक माइक्रोफोन्स कैसे हो गए कि वो अपना कुछ एक फ्लेवर ऐड नहीं कर रहे हैं, वो साउंड को एज इट इज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं. लेकिन इस केस में क्या होता है, जो हमारी वार्मथ होती है साउंड की, जो एक डेप्थ है आवाज़ की, जैसे लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, इनको ये अवॉइड करता है बेसिकली. तो जितने भी, जैसे मान लो वोकल्स हैं, वोकल्स में पूरी एक रेंज है, लो से लेके हाई तक पूरी एक रेंज है. क्या ऐसी आवाज़ है कि सिर्फ हाई में ऐसा तो कोई भी नहीं होता है ना. तो लो से लेके हाई तक पूरी एक हमारी माइक्रोफोन, हमारी आवाज़ की एक रेंज है. तो हमें इस केस में एक ऐसा माइक्रोफोन चाहिए जो हर फ्रिक्वेंसी में अच्छे से रिएक्ट करे, अच्छे से रिकॉर्ड करे, पूरे प्रॉपर डिटेलिंग में रिकॉर्ड करे, एक फील स्मूथ एंड वार्मथ के साथ रिकॉर्ड करे. ठीक है. ऐसा ना हो कि वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ में तो बहुत अच्छा है लेकिन लो फ्रिक्वेंसीज़ में अच्छा नहीं है, या ऐसा भी ना हो कि वो लो फ्रिक्वेंसीज़ में बहुत अच्छा है लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी में अच्छा नहीं है. समझ रहे हो? तो इस केस में क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाती है. तो हमें चाहिए वर्सेटाइल माइक्रोफोन जो पूरे फ्रिक्वेंसी रेंज में बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करे, बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करे. ठीक है ना. तो जो लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन्स होते हैं उनकी यही खासियत होती है, वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं. बेसिकली वो हर फ्रीक्वेंसी में अपना बेस्ट दे रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, एंड एक प्रॉपर फुलनेस, यानी कि जो साउंड का जो फुलनेस है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब वोकल के केस में हमें एक प्रॉपर क्या चाहिए, लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन चाहिए, क्योंकि हमें एक पूरी फुलनेस रिकॉर्ड करनी है. ठीक है ना. समझ में आ रहा है? अब स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो बेसिकली लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसमें इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसीज में लेकिन बहुत अच्छे होते हैं. यानी कि हाँ, स्मॉल डायफ्राम का जो एक क्वालिटी है वो जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कंपैटिबल. हाँ, मतलब बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए. ठीक है. और जो इनका एक कैरेक्टर है वो रियलिस्टिक भी काफ़ी रहता है. अच्छा. ठीक है. रियलिस्टिक इन द सेंस मतलब नेचुरल टोन. हाँ, मतलब ये किसी भी तरह का ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये जैसा साउंड है, नेचुरल साउंड जो भी है उसको एज इट इज़ रखने की कोशिश करते हैं. बट जो हमारा लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन है वो जो नेचुरल साउंड है उसको थोड़ा और एक फ्लेवर के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है. यानी कि जैसे आप सुनो, आपकी जो आवाज़ है अभी हम सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर मैं इसको एक प्रॉपर लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करूँ, एक अच्छे क्वालिटी के माइक्रोफोन में, तो एक अननेचुरल सा फ्लेवर ऐड होगा जो कि अच्छा लगेगा हमें सुनने में. क्यों? क्योंकि वो अपना एक वार्मथ ऐड कर रहा है, क्योंकि वो उसकी जो रेंज है, इसकी देखो जो लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन्स हैं इनकी रेंज भी थोड़ी वाइड होती है कैप्चर करने की. ठीक है. ये अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं सारे फ्रीक्वेंसीज को प्रॉपर तरीके से. और जो स्मॉल डायफ्राम है, स्मॉल डायफ्राम का मतलब क्या है, जो उसका जो जैसे ये है, ये एक तरीके से स्मॉल डायफ्राम हो गया है ना. अब इससे भी स्मॉल कुछ माइक्रोफोन्स रहते हैं, जैसे ये है. अब ये स्मॉल डायफ्राम, इसका डायफ्राम कितना अच्छा छोटा सा होगा, है ना, बहुत छोटा सा होगा, अंदर और छोटा होगा, मान लो इतना ही बड़ा है, मान लो. ठीक है. अब जो हमारा NT2A का है उसका इतना बड़ा था, है ना. तो इन दोनों केसेस में क्या है, ये एक तो इसकी रेंज जो है, जो फ्रीक्वेंसीज की, वो लो में इतना अच्छे से ये रिएक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हाई फ्रिक्वेंसी में बहुत ही अपना बेस्ट दे रहा है.
जो NT2A है वो सारी फ्रिक्वेंसीज में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो अगर हम स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स को हाई फ्रिक्वेंसी जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ड्रम है, ड्रम किट है पूरी, तो ऐसे कौन से पोर्शन है ड्रम किट के जो लो फ्रिक्वेंसी को हाईलाइट करते हैं, और ऐसे कौन से हैं जिसमें हाई रहता है। जैसे मान लो किक है, अब किक के अंदर क्या है, बेस ज़्यादा, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं कम, मतलब अगर कुछ होंगी जिसमें एयरी पार्ट रहता है वो रहता है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी कहीं भी नहीं रहती है, ठीक है ना। अब हाई हेड्स है, मान लो हाई हेड्स वो हाई में जाएंगे। अब हाई हेड्स क्या है, हाई हेड्स हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ज़्यादा है, तो उसमें लो फ्रिक्वेंसीज होती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे जो स्मॉल डायफ्राम जो माइक्रोफोन्स हैं, जैसे पेंसिल माइक्रोफोन्स भी होते हैं, ठीक है, शॉटगन माइक्रोफोन्स भी होते हैं, ये क्या है, इनको अगर हम हाई हेड्स में यूज़ करें मान लो, तो ये क्या आपको दे रहे हैं साउंड, ये बहुत ही रिच साउंड देंगे, बहुत ही क्लियर साउंड देंगे, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसीज में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगे कि यार ये हाई फ्रिक्वेंसी है, इसका जो फील है एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला है, तो उसमें आप स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स को यूज़ अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप उसमें ही वही जो नॉर्मल माइक्रोफोन्स आप लगा रहे हो वही अगर आप हाई हेड्स में भी लगाओगे, ऐसा नहीं है रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बट जो आपको स्मॉल डायफ्राम माइक्रोफोन्स में मिलेगा उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं अपने वोकल्स रिकॉर्ड मेरे को करने हैं, अगर मैं अपने वोकल्स मान लो स्मॉल डायफ्राम में रिकॉर्ड कर लूँ तो क्या होगा, बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जो अच्छे से रिकॉर्ड होंगे लोज में, हाँ मेरे एक शार्पनेस तो रहेगी वोकल्स में, लेकिन जो एक डेप्थ मेरे को चाहिए, जो एक मेरे को वार्मथ चाहिए, जो मेरे को बेस चाहिए, वो सब नहीं आएगा। एक इसमें सवाल है, अक्सर जब भी हम फीमेल के लिए कुछ करते हैं तो उनका माइक अक्सर हम अलग यूज़ कर लेते हैं स्टूडियो में, तो क्या फीमेल वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्मॉल डायफ्राम यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी तो वैसे भी वॉइस थोड़ा ऊपर ही होती है। देखो स्मॉल डायफ्राम तो मैं बता, हाँ ठीक है, लो फ्रिक्वेंसीज जो हैं आप कर सकते हो, बट इसमें भी रिकॉर्डिंग जब हम वोकल्स भी कर रहे हैं, इसके अंदर जैसे मैं बताता हूँ, एक रेंज बताता हूँ, जैसे मेल है मान लो, एक तो होता है नॉर्मल, जैसे मान लो एक नॉर्मल मेल है जिसकी आवाज़ ज़्यादा हैवी नहीं है, एक नॉर्मल रेंज में है, हाँ, तो उसकी कहाँ तक रहेगी फ्रिक्वेंसी, मान लो 200 100 फ्रिक्वेंसीज तक है, मैं बताता हूँ, नहीं यही गलत बात है, 100 फ्रिक्वेंसीज तक ये रह रही है। अब मान लो कोई मेल है जिसकी हैवी वॉइस है, और ज़्यादा हैवी है, तो उसका जो बेस है थोड़ा और लो तक रहेगा, यानी कि 40-30 हर्ट्ज तक उसके प्रेजेंस रहेंगे, हाँ बिल्कुल, जो जैसे गज़ल सिंगर्स होते हैं उनका जो एक फ्लेवर होता है ना बहुत लो फ्रिक्वेंसी वाला, उस तरह का अगर कुछ है तो क्या होगा, हमें ऑब्वियसली लार्ज डायफ्राम रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन जो फीमेल का भी केस है उसमें भी उनका जो लो है, चलो एक्सट्रीम लोज उनके में अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो 40 to 100 हर्ट्ज वाला जो केस था, जो लो वो नहीं होगा, ठीक है, 100 to 200 वाला जो मेल केस था वो भी नहीं होगा, लेकिन 200 के आगे तो बेस होगा। ऐसे तो कोई भी फीमेल सिंगर नहीं है होती है जिसके बिल्कुल ची 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 ऐसे आवाज हो। बेसिकली हाई हेड्स क्या है, हाई हेड्स एक एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी का एलिमेंट है जो बिल्कुल अब शेकर्स हैं बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसीज है ना, ये तो बिल्कुल ही हाई है, इसमें तो कुछ लो का प्रेजेंस ही नहीं है, लेकिन जो आवाज़ है चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो चाहे एक बच्चे की हो, उसमें कहीं ना कहीं लो फ्रिक्वेंसीज का प्रेजेंस रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा किसी में कम रहेगा, रहेगा ज़रूर। जैसे अब कोई सिंगर्स हैं जैसे सुनिधि चौहान है, उसके वोकल्स लोज में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत हैवी भी होते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वोकल्स में कहीं एक, अब जैसे हाई हेड्स हमारे पास नीति मोहन की जो आवाज़ है वो काफ़ी कटीली है, तो मुझे उसमें डाउट हो रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, उसकी कटीली देखो मैंने क्या बताया था कि जो टेक्सचर है फंडामेंटल तो वही रहेंगे ना, आगे हार्मोनिक्स किसी के हो सकता है ज़्यादा अलग है किसी के, तो उसका हमें सुनने में शार्प ज़रूर दे रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी की प्रेजेंस ज़रूर है वहाँ पे। हाँ अगर मैं उसको ऐसे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर लूँ जो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा अच्छे रिएक्ट करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करते हैं, तो क्या होगा, मैं लो फ्रीक्वेंसी को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ, और जैसे ही वो कम्प्लीटली इग्नोर होगा तो आप सुनोगे ना कि यार हाँ ये नहीं, एकदम से डिफरेंट साउंड हो जाएगा कि यार ये कैसा साउंड, अभी क्या साउंड था, अभी क्या इस माइक्रोफोन से तो बिल्कुल एक फुलनेस, यानी कि लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन से मैंने सेम वोकल को रिकॉर्ड किया है, सेम सिंगर को आवाज़ को, भले ही उसकी आवाज़ थोड़ी पतली हो, एक फुलनेस साउंड करेगा। जैसे ही मैंने उसको स्मॉल डायफ्राम के माइक्रोफोन से यूज़ किया, यानी कि पेंसिल माइक्रोफोन से या किसी शॉटगन माइक्रोफोन से, तो उस केस में क्या होगा,
बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी आवाज़। तो जो लोअर प्रेजेंस थी ना आवाज़ में, जो एक लोअर प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो गई है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, और वो बिल्कुल हमें खत्म नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। वो बिल्कुल हम अगर ख़त्म कर देंगे फिर तो तो अननेचुरल हो जाएगा unnatural बिल्कुल हो ही। जाएगा वो बिल्कुल ऐसी लगेगा कि प्लास्टिक साउंड हाँ लगेगा। एग्जैक्टली वो क्या हो गया, साउंड में आवाज़ ही नहीं है। हाँ ठीक है ना? सर क्या कहते हैं इनकी डायनामिक के केस में क्या होगा? डायनामिक में भी लार्जर हो? हाँ, डायनेमिक में भी लार्ज एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, कुछ डायनेमिक माइक्रोफोन्स हैं जो लार्ज में आते, जैसे आजकल कुछ डायनेमिक माइक्रोफोन्स हैं जो लार्ज डायफ्राम में आने लगे हैं। कुछ होते हैं जो बैलेंस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, है ना? अच्छा सर, एक मतलब क्वेश्चन आया माइक्रोफोन्स में, 80s में मैंने देखा है वो सिल्वर कलर बड़े का बड़े, बड़ा सा हाँ माइक है, बड़े स्कल बड़े, एकदम हाँ ह्यूमन हाँ वो हाँ क्या हाँ। है फिर? वो देखो वो भी कंडेंसर एंड कुछ होते हैं इस तरह के जो डायनेमिक माइक भी थे, कुछ थे कंडेंसर माइक भी थे, बट वो वाला जो आप बात कर रहे हो, अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ वही माइक्रोफोन है। 80s 90s में बहुत हाँ देखा हाँ, है तो वो। वो कंडेंसर माइक्रोफोन ही होते हैं। अच्छा, हाँ, तो कंडेंसर उनके आगे माइक ना पॉप लार्ज, फिल्टर, उसका जो डायफ्राम है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। उसके आगे ना पॉप फिल्टर लगाते थे, वो सीधा ही रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ, देखो उस टाइम पे थोड़ी टेक्नोलॉजी जो भी है, इक्विपमेंट्स वगैरह इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हाँ थे। अभी का जो ये जो टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम है बिल्कुल, काम करने का। इन टर्म्स ऑफ क्योंकि ऑडियो पहले क्या था ना, पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती थी। इतने हम्म, सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना सारा पैसा लगाना पड़ेगा। सही और बात। दूसरा, सारे ही टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी तो सारा कुछ काम बॉक्स में हो रहा है। हमें सिर्फ कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए बाहर से, और हमारे इस बॉक्स के सॉफ्टवेयर अंदर, चाहिए। इस बॉक्स के अंदर आप बहुत अच्छा एक गाना सॉन्ग बना सकते हो, बहुत अच्छा एक फिल्म मिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छा ही आप इसमें सॉन्ग को मिक्स मास्टर कर सकते हो इस बॉक्स के अंदर ही। और अभी भी जो फील्ड है, जैसे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, और एक्सट्रीम चले जाओ आप, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में भी जो काम हो रहा है, वो लोग भी, उनमें भी मेजोरिटी आजकल अब बॉक्स में आ गई है। जैसे पहले एनालॉग चलता था, हाँ बट अब धीरे धीरे एनालॉग का एक कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। अब सब बॉक्स में प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो एनालॉग अभी भी चल रही हैं, जो चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मास्टरिंग के लिए एनालॉग प्रेफर करते हैं। अच्छा। ये हमारा एक टॉपिक रहेगा आगे जाके, एनालॉग वर्सेस डिजिटल, की एनालॉग एंड डिजिटल में क्या डिफरेंस है, किस तरह से एनालॉग और डिजिटल काम करता है, डिजिटल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एनालॉग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ऑब्वियसली सबके कुछ फ़ायदे और Pros कुछ and नुकसान cons तो तो होंगे। होते ही हैं, है ना? तो होंगे। बट हमारे लिए सुटेबल क्या है? अब आप स्टूडेंट हो मान लो, अब आपसे कहूँ, अब आपने कोर्स कर लिया, अब आपको ऑब्वियसली अर्निंग स्टार्ट करनी है, आपको काम स्टार्ट करना है, करना है। तो अब एकदम से आप लाखों 50-60 लाख रुपए लगा के एनालॉग के कंसोल्स बड़े बड़े एक वो तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कितनी लेंगे, बहुत खींचेंगे। और तीसरा आपके जो इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव कितने हैं, मेंटेनेंस, ऑपरेट करना, maintenance हो एक एक जाएगा। चीज़ को समझना सीखना, उसको सही मेंटेन करना, कुछ भी ख़राब हुआ, सारी चीज़ें मतलब बहुत डिटेलिंग में है। बहुत डिटेलिंग और में। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बॉक्स खरीदना है, एक कंप्यूटर अच्छा सा खरीदना है जिसमें अच्छे से स्पेसिफिकेशंस हो, सब कुछ सही हो। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप मैजिक कर सकते हो। ये अगर तो आपके है। दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है। एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, ना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ना ज़्यादा, एक कितना स्पेस चाहिए, छोटा सा स्पेस चाहिए हमें, सही बात। है ना? एक कितना, ये एक कंप्यूटर कितना स्पेस ले रहा है, कितना भी नहीं ले रहा है। इसमें तो इतने बड़े बड़े उनके कंसोल के अब हाँ, कंसोल इतना बड़ा है मान लो, इतना बड़ा है, तो वही यानी आ कि जाता इतनी है बड़ी इसके आपको अंदर। जगह चाहिए, कितना कुछ करना है आपको। यहाँ पे आप अपने बेडरूम में इनफैक्ट एक वो सिस्टम लगा बना के सकते उसमें हो। काम कर सकते हो, है ना, Got it। करने के लिए। आजकल लोग लैपटॉप में इतना काम कर रहे हैं, जैसे ट्रैवल करते 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 हाँ, करते लोग गाने बना दे रहे गाने हैं, बना है देते ना? हैं। एलन वॉकर हो गया, और जैसे वो गैरिक्स है, मार्टिन हाँ, गैरिक्स। मार्टिन गैरिक्स तो है। ये लोग लैपटॉप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? Prefer क्योंकि करते इनका हैं। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है सारा। तो Electronic सारे music है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक क्या है, सारा डिजिटल सैम्पल्स हो गए, ये सारे इनका चल जाता है। बट जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में भी आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर रहे हैं, हम मिक्स कर हम रहे हैं मिक्स उसमें। कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक भी यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ जो samples ले एक्चुअल लिए, साउंड्स कुछ हैं, रिकॉर्ड जो करा लिया। हाँ अकूस्टिक प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, हम्म, प्रॉपर गिटार वगैरह ओरिजिनल रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि देखो जो ओरिजिनल है ना, जो ओरिजिनल है वो हमेशा ओरिजिनल रहेगा। आप उसको कितने भी डिटेल में उसके सैम्पल्स बना लो, सही बात। कितने भी डिटेल में उसका कुछ भी बना लो, डिज़ाइन कर लो, बट वो चीज़ वैसी नहीं रहेगी। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, है ना? में 1 मिनट का मुझे टाइम देंगे। अंदर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ जरा। हमारे पास जो H4n रिकॉर्डर है, ठीक है, क्या उसके अंदर हमारा कार्ड नहीं है उसमें ऑलरेडी? H4n रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डर जो कार्ड, है हमारे पास, हाँ अगर रिकॉर्डर में कार्ड नहीं है हाँ, तो तो वो रिकॉर्डर रिकॉर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा, कैसे होगा? रिकॉर्ड ही नहीं ये करेगा। लोग यहाँ से लेके गए, अब ये कह रहे हैं उसमें कार्ड ही नहीं है, तो जब लेके गए थे चेक किया था? हाँ नहीं था। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई रिकॉर्डर हमारे पास है और उसमें कार्ड नहीं है, तो ऐसे क्या मतलब हुआ? ये कैसे हो सकता है?
हमने अपना भाई, कार्ड हमारे लगाया। पास रिकॉर्डर है कोई चीज और उसमें कार्ड नहीं है, हम रिवॉल्वर लेके घूम रहे हैं, उसमें बुलेट नहीं है हमारे पास। ऐसा थोड़ी होगा कि रिकॉर्डर के अंदर वो कार्ड नहीं होगा। रिकॉर्डर के अंदर कार्ड नहीं होगा, उसका क्या कारण है कार्ड नहीं होगा? नहीं बट हो सकता अगर किसी ने मतलब आपने जब लिया था सर Without को card दिखाया लिया। था, विदाउट कार्ड लिया था, मैम से लिया था। मैम को ये बोला था इसमें कार्ड नहीं है, हाँ बट आपने बात बोली है उनको कि इसमें कार्ड नहीं है? कार्ड recorder नहीं है। हाँ तो हो सकता है हमारे किसी और पास ने, जो रिकॉर्डर रहता है उसमें कार्ड हमेशा होता ही है। हाँ ऑब्वियसली है, कार्ड बिना कार्ड के नहीं है रिकॉर्डिंग का ही क्या नहीं होगी। मतलब हुआ? हाँ बिना कार्ड के रिकॉर्ड, बट ऐसा ना हो कि कार्ड को किसी और चीज़ के लिए यूज़ ना कर लिया हो किसी और ने। किसी के लिए किस लिए होगा? साउंड का इक्विपमेंट साउंड के लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर का आदमी तो कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है। हाँ बट उसके कार्ड का निकालने का क्या रीजन हो सकता है? क्यों निकालेगा कोई आदमी कार्ड? ऑब्वियसली उसके बिना तो वो यूजलेस है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा कुछ। मतलब ही नहीं है। हार्ड डिस्क में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाए तो हो जाए, उसके अंदर थोड़ी बहुत कार्ड Internal कार्ड ही जो- में ही रिकॉर्ड होता है सारा का सारा। तो आप जब ये H4n लेके गए हैं यहाँ से, जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कार्ड यहाँ पर नहीं था? हाँ विदाउट कार्ड लेके। ये आपने इन्फॉर्म किया था ये- ना यहाँ पे। ये मैम को पता है, मैं- मैं- हाँ, मैं तो आप मैं मैम से कर- बात करो। हाँ, मैम को तूने बताया तो पैसे मैं दूंगा, मैम थोड़ी देगी। ठीक है, कहाँ थे यार हम उस पे थे स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में सिंगर्स और एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर, कि आजकल हम रिकॉर्डेड भी करते हैं छोटे सिस्टम पे भी रिकॉर्ड हम लाइव इंस्ट्रूमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं, सैम्पल्स भी यूज़ करते हैं, लूप्स भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही है, देखो जितना ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा हमेशा, आप कितना भी सैम्पल बना लो, कितना भी फेक कर लो, क्योंकि देखो ओरिजिनल में एक बात होती है, जैसे मान लो गिटार है, गिटार का एक साउंड है, ठीक है, गिटार को जो प्ले, एक तो गिटार का अपना साउंड है, और जो गिटार को प्ले कर रहा है उसने कितने टाइम इन्वेस्ट किया है उसको सीखने में, उसने अपना, मेरी ना गर्दन दर्द हो जाएगी ऐसे उसने इतना टाइम यूज़ किया है उसको क्या करने के लिए। साइड आ जाओ। आप उधर हो जाओ, हम इधर हो जाओ। हाँ ये सही लगा बल्कि, आप उधर कर लो। और उधर हो जाओ। सीधी कर लो ना। अच्छा बट मेरी टांगे फंस सीधी जाएंगी मतलब भाई। ऐसे अच्छा ऐसे सीधी। हाँ ये ठीक, ये बेस्ट है। हाँ क्योंकि ऐसे अब गड़बड़ हो जाएगी। पड़ेगा। तीनों भी देख रहे हैं, तीनों लिख भी लेंगे। हाँ हाँ देखो बस थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी तो देखने का अभी आज हाँ, कुछ अभी बचा तो नहीं कुछ है, देखने देख का लिया हमने जो देखना था, अभी बोलना है बस। हम्म, तो जो आर्टिस्ट है वो अपना कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब प्लेइंग होती है ना, तो प्लेइंग में साउंड सिर्फ नहीं है, साउंड का रोल नहीं है सिर्फ, साउंड ऑब्वियसली मैटर करता है कि एक अगर चीप गिटार आप लाओगे तो उसमें वो बात नहीं आएगी, एक ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी की गिटार में वो फील आएगा, है ना। लेकिन अगर आर्टिस्ट अपने पूरे इमोशंस, अपने पूरे स्किल्स के साथ प्ले नहीं करना तो वो मज़ा आएगा नहीं। तो वो एक फ्लेवर होता है जो एक लाइव ही रिकॉर्डिंग दे सकती है, सैम्पल्स नहीं दे सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉनिक में सारे सैम्पल्स ही रहते हैं मैक्सिमम, है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक सैम्पल्स रहते हैं और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर मैक्सिमम। बहुत रेयर होता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक में लाइव रिकॉर्डिंग करके उसको चेंज करके सैम्पल बना दिया उन्होंने, कुछ EQ VQ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके। लेकिन जनरली सब इनबिल्ट साउंड, सारे खरीदे हुए साउंड, सारे सैम्पल साउंड्स को ही यूज़ करते हैं सारे लोग, ठीक है। तो ये रहता है, और जो लाइव रिकॉर्डिंग है उसका अपना एक नेचुरल फ्लेवर है। सर ये जो साउंड बनाते हैं ये भी तो रिकॉर्ड करके हाँ ऑब्वियसली रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड के बाद ही प्रोसेसिंग एंड सैम्पल्स बनते हैं। अब ऑब्वियसली प्रकट थोड़ी हो देंगे कहीं से। मतलब फिर इसमें भी तो कुछ तो आता होगा ना फ्लेवर। हाँ मैंने क्या बोला, देखो नेचुरल ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग हुई पहले, सैम्पल्स बने, नेचुरल खुद कर रहे हैं, उसमें हमें किसी ने रिकॉर्ड करके तो दिया। हाँ रिकॉर्ड करके तो दिया, लेकिन फ़र्क क्या हो गया ना कि उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया है जो आप, हाँ। तो जब हम अलग तरीके से उसी जो हमें चाहिए एग्जैक्ट, हम उसी में जा रहे हैं, तो हमने फोकस अपना डिटेलिंग में चले गए ना हम, तो और ज़्यादा क्लियरिटी, और ज़्यादा क्वालिटी, और ज़्यादा साउंड का अपना एक फील आता है। मतलब उसने स्पेसिफिक अपनी गाइडलाइन के हिसाब से बनाया। हाँ जो उनने उसने उनने सीखा तो है, उसने तो एक पूरा एवरेज एक बना दिया है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करो, जैसा आपको सही लग रहा है उसको वैसे यूज़ करो। लेकिन तबला सैंपल यूज़ करते हैं। हाँ, अब जैसे जो तबला है, ओरिजिनल तबला कैसा बिल्कुल डिफरेंट साउंड करेगा, लेकिन आप एक देखो, बहुत आजकल ना, पहले अब काफ़ी अच्छे सैम्पल्स भी आने लगे हैं, हाँ, काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट रियल साउंड फील दे देते हैं।
लेकिन तब भी आप प्रोग्रामिंग करके उसको उतना अचीव नहीं कर सकते जितना एक जो बिल्कुल तबला प्लेयर एक जो प्ले करेगा उसमें, क्योंकि मैंने बताया ना इमोशंस, वो उस पर्टिकुलर, देखो इमोशंस और जो उसके एक्शंस हैं जो वो प्ले कर रहा है वो उस पर्टिकुलर पीस के लिए जा रहे हैं, 100% वो उस पीस को दे रहा है। लेकिन जो हम सैम्पल यूज़ कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ और ही रिकॉर्ड हुआ है, हम उसको रिकॉर्ड वो कर रहे हैं, फ्लैट रिकॉर्डिंग है। चलो आप उसको थोड़ा सा ट्यूक वगैरह करके अपने EQ VQ और कंप्रेशन इन सब को मतलब प्रोसेसिंग करके आप थोड़ा सुनने लायक बना सकते हो। लेकिन अगर मैं डिफरेंस आपको सुनाऊंगा कि ये देखो लाइव रिकॉर्डिंग है, ये सैम्पल रिकॉर्डिंग है, 1 सेकंड में आप पता कर लोगे कि नहीं ये गड़बड़ है। क्लास की खत्म होने के बाद ये रिकॉर्डर है, ये जो मिक्सर है वो चेक करना है कि ठीक चल रहा है, ठीक है जाने से पहले। ठीक है, वेट कर लो थोड़ा, क्लास खत्म। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लाइव अच्छा होता है। हाँ कहाँ थे हम? लाइव अच्छा, है, साउंड्स सैंपल्स हाँ थोड़ा हाँ कम है। हाँ ठीक है। बाकी माइक्रोफोन में हमने जो ये सारा किया है इसमें क्लियर है सारा कुछ। अब डायनेमिक इसमें तो यार कार्डियोइड, हाइपर कार्डियोइड, कार्बन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ओमनी बाई डायरेक्शन हमने डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज हमने आज सारे कर लिए, वेरियस माइक्रोफोन, शॉटगन, ओमनी बाई डायरेक्शनल वगैरह, कार्डियोइड, हाइपर कार्डियोइड, ये सब ठीक है ना। एंड कंडेंसर माइक्स एंड हाँ रिबन हमारा रह गया है। रिबन में देखो बेसिकली है डायनेमिक एंड कंडेंसर क्लियर है। हाँ। अब रिबन का ना एक अलग ही फ्लेवर है। रिबन क्या है बेसिकली, रिबन माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा केयर के साथ यूज़ करने पड़ते हैं पहली बात, क्योंकि उसका जो डायफ्राम है उसमें ना एक साथ में रिबन रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट किस क्या होता है वो, कॉपर या क्या है वो? कॉपर कह सकते हो काइंड ऑफ, मेरे को एग्जैक्ट देखते हैं। क्योंकि अक्सर वो डायफ्राम मैंने सुना है गोल्ड प्लेट होती है रिबन। जैसे ये हमारा रिबन है, हम्म, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है देखो, ये मूविंग कॉइल यानी कि जो हमारा डायनेमिक था, हो गया। ठीक है, एंड ये कंडेंसर का है। सर हमें हर टाइम अपनी पसंद वाले वो तो नहीं मिलेगा ना जिसमें हम समझा हाँ एग्जैक्टली, नहीं वही तो डिज़ाइन करके बनाने हैं ना। अब देखते हैं कैसे क्या करना है। जैसे ये डायग्राम है, अब ये शायद वो ना हो जिसमें आप जिसमें हाँ वही चीज़ और दिखाऊं डायग्राम्स और भी थे? देखो दिखाओ। मतलब ये साउंड वाली तरीके से ही है, इसने अपने हिसाब से बना दिया, हमें जो चाहिए हाँ, वो हाँ, नहीं वो है। नहीं है। उसके लिए हम एक आर्टिस्ट बुलवाएंगे, फिर उसको बोलेंगे बेटा बना, पेंटिंग ले और मजनू भाई बन। इसमें आप बता दीजिए कौन सा। ये देखो, अब ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये सारा मैग्नेट है, ये रिबन है, ये बीच वाला जो zigzag हाँ ये रिबन है इसका। मतलब एलिमेंट या रिबन से एक्चुअली मेरे दिमाग में वो बर्थडे वाले रिबन आ रहे हैं। नहीं वो नहीं होता। ये हमने तो वही सुना ना रिबन अभी तक। हाँ। क्योंकि ये कंडेंसर वगैरह तो हमने थोड़ा इस्तेमाल भी किया मास मीडिया में, कॉलेजेस में ना, साउंड लैब, रेडियो सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। उसकी रियल इमेज देखते हैं। डायग्राम लिखा हुआ है सर, बीच में तो डायग्राम ही आएंगे। ये देखो, ये जो पोर्शन है ये रिबन होता है, ठीक है। इनका कुछ और स्पेसिफिक यूज होता है रिबन? हाँ रिबन में बेसिकली ये ना बहुत ज़्यादा, ये कंडेंसर और डायनेमिक्स में ये एक तो बहुत रेयर यूज़ होता है। रिबन माइक्रोफोन्स आपको बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना होता है। मान लो आपने इसके साथ कुछ ये मान लो गिर जाए तो इसका रिबन जो होता है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा माइक्रोफोन। मान लो किक है, मैंने किक में रिबन माइक्रोफोन लगाया और मैंने एक किक करी तो ये फट जाएगा, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं माइक्रोफोन्स। तब भी महंगे होते हैं। हाँ इसीलिए इसको बहुत ही रेयरली लोग यूज़ करते हैं। लोकल में यूज
नहीं, वोकल्स में भी ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं इसको। ये ज़्यादातर रिकॉर्डिंग होती है इसकी, गिटार के लिए बहुत अच्छे होते हैं रिबन माइक्रोफोन्स, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है ना बहुत ही क्लिस्टर क्लियर होता है ना, एक जो वो वाला ऑलमोस्ट एक प्रेजेंस आता है, एक पूरा एक फील आता है, एक ग्लॉसी फील रहता है इस माइक्रोफोन का। मतलब बहुत एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें गिटार रिकॉर्ड करो या कुछ गिटार से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थोड़े से जो शार्प होते हैं, थोड़े से मतलब एक उस फ्लेवर के, अगर आप इसमें इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करोगे, जो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से रिकॉर्ड हाँ मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना जो क्रिएट करते हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं। अब जैसे किक है, ये बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर, जैसे आप मान लो माइक लो रिबन और फू कर दो, गया वो ख़त्म। तो हमें इस तरह के उसमें रिकॉर्डिंग करनी है जो इतने ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट करते हो साउंड को। क्या है फिर, मतलब इसका डायफ्राम कुछ एलिमेंट तो होगा ना, मतलब कॉपर होगा तो सर कॉपर तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। कॉपर नहीं होता है, वो रिबन ही एलिमेंट है एक्चुअली। नहीं, but कुछ अब तो वो होगा, एग्जैक्ट silver, रिबन, gold, हाँ magnet, कुछ तो वो एग्जैक्ट है, वो एक बार देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट, हाँ क्या एग्जैक्ट उसका वो रहता है। metal होता तो भाई ऐसे तो मेटल में बात तो कॉपर silver और की उसकी coil नहीं भी है, आती है। जो उसका नहीं, जो उसकी वो डेंसिटी है वो कम हो जाती है ना, मतलब बहुत ही पतला सा रहता है। अब चाहे वो लोहे का भी क्यों ना हो, वैसे तो हाँ मिठाई में भी एग्जैक्टली, gold गिरा हाँ होता है, हाँ कोई हम बिल्कुल, अच्छा वो हैमर करके इतना हाँ पतला है वो। हाँ मतलब वो इतना ज़्यादा एक बिल्कुल थिन सा रहता है, बहुत ही थिन कि वो हवा से हिलता है बस। Foil इसीलिए वो इतना ज़्यादा ना अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मूव कर पाता है वो, उसमें मूवमेंट बहुत इजीली रहता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हैवी प्रेशर आ गया तो वो ब्लास्ट, वो ख़त्म। ठीक है, इसके लिए कोई इस माइक्रोफोन को एक्सटर्नल पावर की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस रिबन को कोई है, रिबन माइक्रोफोन को किसी भी एक्सटर्नल पावर की भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ होते हैं बहुत एक्सट्रीम रिबन माइक्रोफोन्स जिनको चाहिए होता है, लेकिन उसमें भी इनबिल्ट सब होता है, मतलब आपको कहीं भी एक्सटर्नल फैंटम पावर देने की 48 जो हम देते हैं कंडेंसर में, वो देने की नीड कहीं भी नहीं है आपको, रिबन में नहीं है। रिबन में नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे जनरल यूज में तो कभी यूज नहीं होता ना रिबन। नहीं रिबन अगर आप यूज़ करते हुए देखोगे भी तो वो रिकॉर्डिंग्स में ही देखोगे, लाइव में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स में आपको ज़्यादा मिलेगा। हाँ हिला दिया अगर एग्जैक्टली, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर कुछ भी हो गया, गिर गया फुर गया तो वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये वाला सीन है। अब जैसे डायनेमिक माइक्रोफोन्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको तो एक वो है, उसमें तो उसने इनफैक्ट कील ठोक के दिखाई थी एक डायनेमिक माइक्रोफोन से, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करी थी, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यानी कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑल्दो इतने हैवी नहीं होते हैं। हैवी सबसे ज़्यादा कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं, वेट वाइज सबसे ज़्यादा हैवी कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं, लेकिन डायनेमिक भी स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी माइक्रोफोन्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा। अब देखो इनके यूजेस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। क्योंकि हमने जैसे समझा कि जो डायनेमिक माइक्रोफोन्स है बहुत ज़्यादा रफ यूज़ कर सकते हैं हम उन्हें, तो डायनेमिक माइक्रोफोन्स को ना लाइव के लिए बहुत प्रेफर किया जाता है। दो रीज़न है, पहला एक तो ऑब्वियसली रफ यूज़ बहुत ईजिली करा जा सकता है, जैसे मान लो गिर गया, कुछ हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने को हम लाइव रिबन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लाइव इतना केयर कर पाएंगे कि बिल्कुल आराम से रखें, अगर बाय, क्योंकि लाइव में परफॉर्मेंस में, एनर्जी में, एग्रेशन में, एक फ्लो में हम सब भूल जाते हैं क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो हमें एक ऐसा माइक्रोफोन चाहिए जो रफ हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रफ यूज़ जो हम कर सकते हैं किसी इन तीनों में से, वो कर सकते हैं हम डायनेमिक माइक्रोफोन्स को। और दूसरा रीज़न जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके लिए हम इनको लाइव में यूज़ करते हैं, वो होता है इनकी सेंसिटिविटी। जो डायनेमिक माइक्रोफोन्स होते हैं ना, उनकी वो क्या थे, लो सेंसिटिव माइक्रोफोन्स थे, अगर याद हो तुम्हें। लो सेंसिटिव माइक्रोफोन्स का मतलब क्या है, उनकी जो कैप्चर वो साउंड को कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर के साउंड्स को भी कैप्चर करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि लो सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो भी उसके पास के साउंड्स हैं उन्हीं को वो रिकॉर्ड करेगा और अवॉइड कर देगा। अब देखो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइव रहते हैं, ठीक है, वोकल्स हैं, ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लाइव हो रहा है, सब कुछ है ना। अब इस केस में ऑब्वियसली मैं एक माइक्रोफोन में तो सब होगा नहीं, मान लो 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो मैंने 10 अलग तरह के माइक्रोफोन्स लगाए डायनेमिक्स, ठीक है, और भी मतलब मैंने ओवरऑल 15-20 सेटअप कर रखे हैं माइक्रोफोन्स के। तो अगर ये सारे हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स होंगे तो लीकेज नहीं होगी साउंड की। जो साउंड लीक होगा, यानी कि मैं गिटार प्ले कर रहा हूँ मान लो, और ऊपर बैठ के, मतलब यहाँ साइड में मेरा बंदा है जो गिटार प्ले कर रहा है, मैं खड़ा होकर गा रहा हूँ, ठीक है, दोनों ने मान लो कंडेंसर माइक्रोफोन ले रखे हैं, यानी कि हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स ले रखे हैं, तो वो जो गिटार बजा रहा है वो उसकी आवाज़ मेरे माइक्रोफोन में आएगी, और जो मैं गा रहा हूँ वो उसके आवाज़ में भी जाएगी, उसके माइक्रोफोन में भी जाएगी मेरी आवाज़। तो क्या होगा, हमने पढ़ा है क्या होगा,
फेज हमने जो पढ़ा है, सारी फ्रिक्वेंसीज आपस में क्लैश वगैरह ये सारी क्रिएट होंगी और क्या होगा, बेकार। और दूसरा, इसमें जितने ज़्यादा हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स हैं उनका हम ज़्यादा लेवल्स बढ़ाते जाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी, ऑब्वियसली हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स का मतलब वो अपनी रेंज बढ़ाता जा रहा है कैच करने के लिए। हाँ, वो फीडबैक देने लगेगा, यानी कि जो मैग्नेट्स हैं इधर उधर आपके जो मॉनिटर्स हैं वहाँ पे, जो बड़े बड़े मॉनिटर्स लगाते हैं वो लोग, हाँ वो सब कैच करने लगे कि देन फीडबैक तुमने सुना होगा अगर लाइव कभी देखा है, जो एक करके नहीं एक साउंड आता है फीडबैक करके, वो आने लगेगा। तो इसीलिए जो हमारे लो सेंसिटिव माइक्रोफोन्स होते हैं, जो यानी कि डायनेमिक माइक्रोफोन्स होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं हमें फेस करनी होती। इसका आप काफ़ी रेंज भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लो सेंसिटिव है, इधर उधर जा ही नहीं रहे हैं। बट डायनेमिक में भी लाइव शोज मतलब मैं करता था तो पहले हद से ज़्यादा करोगे तो आएंगे, हद से ज़्यादा करोगे तो आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें एक हद के बाद आएगा, लेकिन उसमें बहुत जल्दी आने लगेंगे कंडेंसर में, क्योंकि उसकी आप सोचो ना, आपके पास कितने कंडेंसर माइक्रोफोन लेके घूम रहे हो, यानी कि अगर आप 15 लोग हैं स्टेज में, तो 15 कंडेंसर माइक्रोफोन, सब के साउंड इधर उधर लीक हो रहे हैं। गिटार जो प्ले कर रहा है वो उसके पास 4 माइक्रोफोन है मान लो उसकी रेंज में, तो एक पहले माइक्रोफोन भी कैच कर रहा है, दूसरा भी कैच कर रहा है, तीसरा भी कैच कर रहा है, तो खिचड़ी नहीं पक जाएगी, कुछ सुनाई नहीं देगा, सब क्लैश फ्लैश ये सब होकर, कुछ मिक्सिंग इंजीनियर क्या मिक्स करेगा, उसको तो क्लियरिटी चाहिए ना कि एक माइक्रोफोन का मतलब है जो मैंने लगाया है माइक्रोफोन। अब ऑब्वियसली देखो, एक मान लो मैंने डायनेमिक माइक्रोफोन लगाया गिटार पे, अब मैं घुस के गा रहा हूँ बिल्कुल गिटार के माइक्रोफोन के पास, तो लीकेज वहाँ भी होगी। लेकिन ऑब्वियसली एक डिस्टेंस क्यों होता है, इसीलिए होता है, एक स्टेज में डिस्टेंस है ना, सब एक के ऊपर एक नहीं बैठते ना, एक डिस्टेंस के साथ बैठते, तो वो डिस्टेंस इसीलिए होता है, क्यों, ताकि हम उसको अलग अलग कुछ लीकेज ना हो, माइक कैप्चर ना करे एक दूसरे को साउंड को, थोड़ा दूर 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 सब रहते हैं इसलिए। ये अभी याद है एक्चुअली, बच्चों का भी एक शो था, तो उसमें बच्चों को तो नहीं पता कि हमें एक साथ नहीं खड़े होना है, तो जब गाते गाते बच्चे तो पास आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, या मॉनिटर्स के पास चले जाओ, थोड़ा सा स्पीकर्स के पास चले जाओ, वहाँ भी आ जाएंगे, टू पाँव हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने लो फ्रीक्वेंसी लो सेंसिटिव माइक्रोफोन्स होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास कंट्रोल होगा, और लाइव परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल ही चाहिए है, ताकि आप एक एक माइक्रोफोन को अलग अलग तरह से ट्रीट कर पाओ, मिक्स कर पाओ, एंड देन आगे प्रेजेंट कर पाओ। क्लियर है? और जो स्टूडियो है, स्टूडियो में हमें कंट्रोल नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं। हाँ, हमारे पास सब कंट्रोल्ड है, अकूस्टिक्स हैं हमारे पास, हमें एक साथ 10-10 20-20 रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, हमारे पास सब सारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन जो हाई सेंसिटिव कंडेंसर माइक्रोफोन्स होंगे, उनका जो रिस्पॉन्स है जो कैप्चर करने का, वो डायनेमिक से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो पूरे प्रॉपर तरीके से सारी फ्रिक्वेंसीज़ को कैप्चर कर रहा है, पूरे एक साउंड को कैप्चर कर रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन कम होती है, मतलब हम लोग किसी भी तरह से लिमिटेड नहीं है स्टूडियो में, हमारे पास पूरा कंट्रोल है, मतलब वहाँ पे आपको कंट्रोल करने का कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। तो उस केस में हम कंडेंसर का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर आप देखो तो कंडेंसर बेस्ट है, लेकिन हम लाइव में चाह के भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम कंडेंसर को ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डायनेमिक्स यूज़ नहीं कर सकते स्टूडियो में, या लोग करते नहीं है, ऐसा नहीं है, करते हैं। आप डायनेमिक के बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोफोन से उससे गिटार रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, जैसे 57 से गिटार बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। इस तरह के वो वैरायटी अलग अलग माइक्रोफोन्स की। अब देखो, यही सिंपल सी बात है, ये आप थोड़ा सा और डेप्थ में जब जाओगे, एक एक चीज़ माइक्रोफोन्स पढ़ो, मैंने बताया ना इन सब में डिफरेंस होता है, अलग अलग इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या डिफरेंस होता है, मतलब माइक्रोफोन, हाँ माइक्रोफोन में हम कैसे क्या डिस्कस कर सकते हैं कि एक माइक्रोफोन दूसरे जैसे मान लो माइक्रोफोन खरीदना है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे को देखने हैं माइक्रोफोन में खरीदते टाइम, है ना। आप तो खरीद लिया, आगे इन फ्यूचर भी तो खरीदोगे। अब जैसे ये माइक्रोफोन है SM57 और SM58 में ऐसा, अब मैं इन दोनों में रिकॉर्ड करूँ एक टाइम पे एक साथ, तो इसमें जो आवाज़ रिकॉर्ड होगी वो इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड होगी, सेम आवाज़ सेम पोजीशन, जिस पोजीशन और जिस इंटेंसिटी से मैं इसमें बोल रहा हूँ, सेम इंटेंसिटी सेम पोजीशन में मैं इसमें बोलूँगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ अलग है इससे, तो वो क्या डिफरेंस है, यानी कि हर माइक्रोफोन्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो सब में डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हर माइक्रोफोन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में आते ही प्रैक्टिकल शुरू हाँ, एक बार प्रैक्टिकल सबसे पहले रिकॉर्डिंग करके देखेंगे। हाँ। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि इन डिफरेंट मतलब ऐसा क्या होता है अलग अलग माइक्रोफोन्स में, जिससे हम खरीदते टाइम या हमें पता भी हो कि एग्जैक्टली इस माइक्रोफोन में इस माइक्रोफोन से क्या डिफरेंस है। हाँ। ठीक है, इक्विपमेंट्स की नॉलेज अलग अलग तरह की। ठीक। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं आज के लिए।